नमस्कार। प्रशासन अकादमी भोपाल के वर्चुअल क्लास के स्टूडियो से मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना, मध्य प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के समस्त विद्यार्थी भाइयों और बहनों तथा मेरे सम्मानित प्राध्यापक साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्चुअल क्लास की आज की इस विशेष कक्षा में मेरा विषय है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था और बाजार नियंत्रण नीति और राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम एंड मार्केट कंट्रोल प्राइस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि आप जानते हैं इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते कि अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा मुस्लिम तुर्क शासक था जिसने न केवल अपनी साम्राज्यवादी नीति से संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी यश और कीर्ति का डंका बजवाया, बल्कि अपनी राजस्व नीति और बाजार नियंत्रण नीति के जरिए उसने एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत की जो उसे अपने समय के दूसरे शासकों की तुलना में एक अलग ही मुकाम हासिल करवाती है। 1296 से 1316 ईस्वी के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में बाजार नियंत्रण नीति का एक ऐसा ताना बाना बुना जिसमें उस समय के बाजार की समस्त मूल्य अलाउद्दीन खिलजी के इशारे से संचालित हुए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत के हिंदू राज्यों पर विजय प्राप्त की। वह खिलजी वंश का द्वितीय सुल्तान था। वह तुर्क अफगान सुल्तानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक एवं महान विजेता भी था। अलाउद्दीन एक काबिल शासक था जो कि भारत में मुस्लिम सत्ता को सर्वोच्च और शक्तिशाली तथा प्रभावशाली बनाने के बारे में दृढ़ प्रतिज्ञ था। अलाउद्दीन की महान सफलताओं और उपलब्धियों के कारण उसे शेरशाह और अकबर का पूर्वगामी कहा जा सकता है। अलाउद्दीन ने मंगोलों के निरंतर होने वाले आक्रमणों का दृढ़ता से सामना किया और उनकी शक्ति को नेस्तनाबूद कर दिया। अलाउद्दीन के विभिन्न स्केच आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। भावभंगिमाओं और मुख मुद्राओं से उसे एक दृढ़ प्रतिज्ञ और एक रिजिड सुल्तान की तरह प्रदर्शित करते हैं। अलाउद्दीन ने अपने महान कार्यों से एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जिसका आधार साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं व्यापक प्रशासकीय व्यवस्था था। इतिहासकार लेनपूल ने कहा है, जो बात अलाउद्दीन को दिल्ली के दूसरे सुल्तानों से अलग करती है वह उसकी बाजार नियंत्रण नीति ही है। अलाउद्दीन भारत का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने मध्यकाल में सुनियोजित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका कालांतर में शेरशाह सूरी और अकबर ने भी अनुसरण किया। इतिहासकार एस.एम. इकराम के अनुसार हिज प्राइस कंट्रोल पॉलिसी वॉज द मार्वल ऑफ एज। उसकी मूल्य नियंत्रण नीति अपने युग का चमत्कार ही थी। जहां तक अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति की बात है तो उसने सर्वप्रथम अपने राजकोष को भरने का भरपूर प्रयास किया। इसके लिए उसने शाही राजस्व बढ़ाने के लिए अनेक साधन बढ़ाए। सुल्तान ने अमीरों से उनकी संपत्ति छीन ली और भूमि कर को बढ़ाकर लगभग 1.5 गुना कर दिया गया। हिंदुओं से भूमि कर उपज का 50% लिया जाता था। अलाउद्दीन ने उन जागीरों पर भी शाही अधिकार कर लिया जो पूर्वगामियों द्वारा दी गई थी। व्यक्तियों को जो संपत्ति सरकार द्वारा मिली हुई थी वह छीन ली गई। अलाउद्दीन ने भूमि की नाप करवाई तथा तदनुसार कर लगाया और उसे वसूल भी किया। इससे राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। राज्य की आय में वृद्धि के लिए राजस्व को अत्यधिक कठोरता से वसूल किया गया। सुल्तान ने भूमि अनुदान वापस ले लिए और ग्राम के मुखिया जो कि मुकद्दम कहलाते थे, जागीरदार जो कि खुद कहलाते थे और साधारण किसानों से संबंधित आदेश जारी किए। खुतों और मुकद्दमों के विशेषाधिकार छीन लिए गए। अलाउद्दीन की कर प्रणाली की चर्चा यदि हम करें तो अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था
जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। तत्कालीन प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी मापन की पद्धति, जिसे मसाहत कहा जाता था, और उसके उपकरणों के विषय में कोई स्पष्ट सूचना नहीं देता, फिर भी वह विश्वों के आधार पर राजस्व एकत्रित करने की बात कहता है। इससे स्पष्ट है कि भारत की एकीकृत पद्धति अपनाई गई थी। मापन, जो कि उस समय वसूल किया जाता था, मापन की इस एकीकृत पद्धति के अंतर्गत सभी की भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। धीरे धीरे इन नियमों ने जमींदारों को किसानों की स्थिति में पहुंचा दिया और किसानों की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बदतर होती गई। उपज का आधा भाग शाही कोषागार में भेजकर शेष आधे में से चराई और दूसरे कर चुकाने के बाद उनके पास बहुत कम अनाज शेष रह जाता था। इस कारण जमींदारों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। राजस्व अनाज एवं नगद दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। राजस्व के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास कर एवं चराई कर भी लगाया। बर्नी के अनुसार गायों और बकरियों जैसे दुधारू पशुओं पर से कर लगाया गया। बर्नी इस कर के संबंध में बताता है, किंतु फरिश्ता के अनुसार 2 जोड़ी बैल, 1 जोड़ी भैंस, 2 गाय और 10 बकरियां करों से मुक्त थी। इसका आशय संभवतः यह है कि इन पशुओं के से अधिक जो रखते थे उन्हें कर देना होता था। स्क्रीन पर बाईं तरफ जो सिक्के दिखाई पड़ रहे हैं वो राजस्व व्यवस्था से संबंधित तत्कालीन समय में अलाउद्दीन के शासनकाल में प्रचलित सिक्कों के हैं। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। ध्यान देने की बात यह है कि जजिया कर स्त्रियों, बच्चों, अपंगों और विक्षिप्तों पर नहीं लगाया जाता था। एक और कर था जिसे जकात कहा जाता था। यह कर केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, जो कि संपत्ति का 40वां भाग होता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य कर था जिसे करी या करही कहते थे, जिसके विषय में बर्नी कोई सूचना नहीं देता। अनुमान किया जाता है कि यह एक विशिष्ट किस्म का गौण कर था। एक और कर था जिसे खम्स कहा जाता था। खम्स लूट के माल को कहते थे। राज्य को इसका 5वां भाग प्राप्त होता था और शेष 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन ने नियमों में परिवर्तन करते हुए 4/5 भाग राज्य के लिए रखे और शेष 1/5 भाग सैनिकों के लिए रखा। स्पष्टतः उसका आशय राजस्व में वृद्धि करना और राजकोष को भरना था। बर्नी और समकालीन इतिहासकार जजिया कर की दरों का यद्यपि कोई उल्लेख नहीं करते, साथ ही वे खराज और अन्य करों की दरों के विषय में भी मौन हैं। इतिहासकार मोरलैंड ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने एक ऐसे अनेक उपाय अपनाए जिससे उसके राज्य में कोई भी इतना संपन्न या शक्तिशाली न रहे कि राज्य के लिए भविष्य में संकट का कोई स्रोत हो सके। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार उसके राजस्व सुधारों का परिणाम यह हुआ कि राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हो गई और उसका बोझ किसानों, भूमिहरों, व्यापारियों और जनता के सभी वर्गों पर पड़ा। मुख्यतः राजस्व का मुख्य भार हिंदुओं पर ही पड़ा, क्योंकि बहुसंख्यक जनता हिंदू थी और उनका भूमि से घनिष्ठ संबंध था। जहां तक बाजार नियंत्रण नीति के कारणों का प्रश्न है, तो इस संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के विभिन्न कारण बतलाए हैं। प्रोफेसर K.L. लाल ने कहा है कि लगातार हो रहे मंगोल आक्रमणों के कारण एक विशाल सेना रखना उसकी अनिवार्यता थी, जिसके कारण उसने एक प्रभावशाली बाजार नियंत्रण नीति का निर्माण किया। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण नीति के निम्न कारण बताए हैं। एक विशाल सेना रखना, मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा रखना, अपनी राजसी वैभव में वृद्धि करना और आर्थिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखना संभवतः बाजार नियंत्रण नीति के प्रमुख कारण थे। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति तत्कालीन समय का महान आश्चर्य थी। निरक्षर होते हुए भी उसने संपूर्ण बाजार में प्रभावी मूल्य नियंत्रण नीति को सख्ती से लागू किया और बाजार में प्रत्येक वस्तु के दाम निर्धारित कर दिए।
अलाउद्दीन ने दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में 3 स्तरों पर बाजार की व्यवस्था की। पहला, अनाज से संबंधित वस्तुओं का बाजार। दूसरा, कपड़े और अन्य वस्तुएं यथा घी, तेल, गुड़ इत्यादि वस्तुओं का बाजार। और तीसरा, घोड़े, पशु और दासों से संबंधित बाजार। अलाउद्दीन ने बाजार में प्रत्येक वस्तु के मूल्य निर्धारित किए एवं मूल्य नियंत्रण के प्रभावशाली कदम उठाए। एक विशाल सेना को नियमित वेतन देकर उसे निरंतर काम पर लगाए रखना अलाउद्दीन खिलजी का नीतिगत निर्णय था। विशाल सेना पर होने वाला अत्यधिक आर्थिक व्यय राजकोष पर अत्यधिक भारी पड़ता था। एक नियमित सैनिक को 234 टंका प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता था और 2 घोड़े रखने वाले सैनिकों को 78 टंका अतिरिक्त दिए जाते थे। टंका तत्कालीन समय में प्रचलित मुद्रा को कहा जाता था। विशाल और निरंकुश साम्राज्यवाद को बनाए रखने तथा निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों से देश की सुरक्षा करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल और स्थायी सेना रखने के लिए प्रेरित किया। एक विशाल सेना को नियमित वेतन देना तब तक संभव नहीं था जब तक कि न्यूनतम वेतन में सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके। अलाउद्दीन ने सुनियोजित नीति के तहत बाजार की प्रत्येक वस्तु के दाम निर्धारित कर दिए। प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम, जो कि जाप्ता कहलाता था, सभी प्रकार के गल्ले के भाव निश्चित करने के संबंध में था। इतिहासकार बर्नी और खुसरो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निश्चित मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी। स्क्रीन पर विभिन्न वस्तुओं के दामों की सूची बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निश्चित किए गए मूल्य संबंधित चार्ट में आप देख सकते हैं। गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन, चना 4 जीतल प्रति मन, शक्कर 1.5 जीतल प्रति सेर, मोठ 3 जीतल प्रति मन, उड़द 4 जीतल प्रति मन। यहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि जीतल भी तत्कालीन समय में प्रचलित मुद्रा को ही कहते थे। यह जीतल टंका से कम मूल्य की मुद्रा थी। मन लगभग 40 किलो का एक मन होता था और सेर 5 किलो का। तो इस तरह से विभिन्न वस्तुओं के दाम जो अलाउद्दीन के द्वारा निर्धारित किए गए, दूसरे चार्ट में आप देख सकते हैं। गुड़ 1/3 जीतल प्रति मन, मक्खन अथवा घी 1 जीतल प्रति सेर, सरसों का तेल 1 जीतल प्रति 3 सेर और नमक 1 जीतल प्रति आधा सेर। ये तमाम मूल्य अपरिवर्तनशील थे, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जहां तक कपड़े और उससे संबंधित वस्तुओं के रेट की बात है, दिल्ली में खज्ज रेशम 16 टंका, आधा रेशम बाल मिश्रित 3 टंका, शीरी बाफ्त साधारण 3 टंका और शीरी बाफ्त बढ़िया 5 टंका, नारंगी रंग का कच्चा रेशम 4 टंका। ये कपड़े बनाने से संबंधित विभिन्न वस्तुएं और उनके रेशों के मूल्य थे जो कि निर्धारित किए गए थे। स्क्रीन पर अलाउद्दीन के समय के प्रचलित सिक्के, जिसमें चांदी, तांबा और सोने के सिक्के आप देख सकते हैं। ये अलाउद्दीन के समय के प्रचलित विभिन्न सिक्कों के चित्र। इस चार्ट में भी आप अलग अलग धातु के सिक्के देख सकते हैं। यहाँ पर कपड़ों के मूल्य दिखाए गए हैं। साधारण कपड़े 3.5 जीतल, नागौर का लाल अस्तर 24 जीतल, मोटा अस्तर 12 जीतल, लंबा कपड़ा जो कि लट्ठे का होता था, उत्तम किस्म का होता था, 1 टंका में 20 गज होता था, और चादर 10 जीतल। अलाउद्दीन के समय के प्रचलित सिक्कों का एक और दृश्य। ये सोने के सिक्के जो अलाउद्दीन के समय में प्रचलन में थे। सराय अदल एक विशिष्ट किस्म का बाजार होता था जो कि न्याय का स्थान कहलाता था। यह निर्मित वस्तुओं, अधीनस्थ राज्यों, बाहर के प्रदेशों तथा विदेशों से आने वाली वस्तुओं का बाजार होता था। विशेष रूप से यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त यानी कि सब्सिडाइज्ड किस्म का बाजार था। यहां पर आने वाली वस्तुएं थी कपड़ा, शक्कर, जड़ी बूटी और दीपक जलाने वाला तेल। 1 टंके से लेकर 10,000 टंके मूल्य की प्रत्येक वस्तु विक्रय के लिए केवल सराय अदल में ही लाई जाती थी। सुल्तान ने यह आदेश प्रसारित किए कि प्रत्येक वस्तु जो कि व्यापारी लाएं, चाहे वो सरकारी धन से खरीदी गई हो,
अथवा स्वयं के धन से सराय अदल में ही लाई जाती। जो व्यापारी इन नियमों का उल्लंघन करता था उसे कठोरतम दंड दिया जाता था। बर्नी रेशमी व सूती कपड़ों की लंबी सूची देता है जिनकी कीमतें पूर्व में ही निश्चित कर दी गई थी। कपड़ा सस्ता नहीं था, रेशमी कपड़ा बहुत कीमती था। गेहूं जहां 7.5 जीतल प्रति मन से बिकता था, वहीं दूसरी ओर 20 गज का अच्छी श्रेणी का लट्ठा 1 टंका में बिकता था। यही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसकी माप बर्नी देता है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का व्यापारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। कपड़े की कीमतों के निर्धारण से व्यापारी दिल्ली में माल बेचने के इच्छुक नहीं थे। इसका सीधा और प्रधान कारण यही था कि उन्हें अधिक लाभ नहीं मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज और कपड़ों के अतिरिक्त घोड़ों, दासों और मवेशियों के बाजार भी निर्धारित किए। इन 3 बाजारों पर 4 नियम सामान्यतः लागू होते थे। पहला, किस्म के अनुसार मूल्य का निर्धारण। दूसरा, व्यापारियों और पूंजीपतियों का बहिष्कार। और तीसरा, दलालों पर कठिन नियंत्रण। चौथा, सुल्तान द्वारा इन बाजारों की बार बार जांच पड़ताल। सेना के लिए स्वीकृत होने वाले घोड़े अपनी नस्ल और योग्यता के अनुसार 3 श्रेणियों में विभाजित किए गए थे। इसके लिए योग्य व अनुभवी दलालों की सहायता भी ली गई थी। प्रथम श्रेणी के घोड़े 100 से 120 टंके, द्वितीय श्रेणी के घोड़े 80 से 90 टंके, तृतीय श्रेणी के घोड़े 60 से 70 टंके और निम्न श्रेणी के भारतीय टट्टू, जो सेना के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते थे, 10 से 20 टंके मूल्य के रखे गए थे। कीमतों को बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन ने घोड़े के दलालों और मध्यस्थों से कठोरता का व्यवहार किया। उसने दुष्ट दलालों को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए। उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया। जियाउद्दीन बर्नी का कथन है कि उन दिनों दलाल और मध्यस्थ अत्यंत उद्दंड, विद्रोही प्रकृति के लोग होते थे। वे क्रेता और विक्रेता दोनों से प्रत्येक लेन देन में मोटा कमीशन लेते थे। वास्तव में वे बाजार के राजा होते थे। वहीं फरिश्ता का कहना है कि जब कुछ समय बाद मूल्य स्थिर हो गए तो अलाउद्दीन को व्यापारियों पर दया आने लग गई और उसने उन्हें क्रय विक्रय की अनुमति दे दी, किंतु वे सुल्तान द्वारा निश्चित कीमतों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अगला अधिनियम यह था कि प्रमुख घोड़ों के दलाल घोड़ों सहित प्रत्येक 40 दिन अथवा 2 माह बाद सुल्तानों के सामने लाए जाएंगे। उनके आने पर वह उनसे कठोर और विस्तृत जानकारी प्राप्त करता था और यह देखता था कि प्रत्येक प्रकार का घोड़ा उसकी निर्धारित कीमत पर ही बेचा जा सकता है। इतिहासकार बर्नी के अनुसार उन दलालों से इतनी कठोरता से व्यवहार किया जाता था कि दलाल मृत्यु की कामना करते थे। इस भय के कारण दलाल सावधान रहते थे और ग्राहकों को ठगते नहीं थे। तीनों बाजारों में अलाउद्दीन ने गुप्तचर भी रखे थे जो उसे गुप्त सूचनाएं प्रदान करते थे। परिणाम यह हुआ कि 1-2 वर्षों में घोड़ों का मूल्य स्थिर हो गया। इन्हीं पद्धतियों से दासों और पशुओं की कीमतें भी निश्चित की गई। बर्नी ने दासों और पशुओं की विस्तृत मूल्य सूची दी है। इसके अनुसार घरों में काम करने वाली दासी का मूल्य 5 से 12 टंके, विषय भोग के लिए दासी का मूल्य 20 से 40 टंके, सुंदर और युवा दासी का मूल्य 20 से 30 टंके और अपने कार में दक्ष दास का मूल्य 10 से 15 टंके और अयोग्य युवक दास का मूल्य 7 से 8 टंके निर्धारित किया गया। ऐसे ही नियम पशु बाजार में भी लागू किए गए थे। बर्नी के अनुसार दुधारू भैंस 10 से 12 टंका, मोटी बकरी या भेड़ 10 से 12 जीतल, दुधारू गाय 3 से 4 टंका, एक उत्तम भारवाहक पशु 4 से 5 टंका। उन बड़े बाजारों के अतिरिक्त अन्य छोटी वस्तुओं के मूल्य उनकी उत्पादन लागत के आधार पर निश्चित किए गए थे। मिष्ठानों, तरकारियों, रोटी, कंघियों, चप्पलों, मोजों, जूतों, प्यालों, मटकों, कटोरियों, सुइयों, सुपारी, पान, गन्ना, मिट्टी के बर्तन, रंग गुलाल और हरे पौधे, अर्थात सामान्य बाजार में बिकने वाली प्रत्येक वस्तु की विस्तृत मूल्य सूची बनाई गई।
अलाउद्दीन ने मूल्य सूची को बनाने में अपने विश्वासपात्र दरबारियों, दीवाने रियासत और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का भी सहयोग लिया। उसने एक सर्वे के द्वारा यह निश्चित किया कि एक सामान्य व्यक्ति और एक सामान्य सैनिक को अपने रोजमर्रा के कामों में किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, और उसके आधार पर उसने उन तमाम वस्तुओं की विस्तार से सूची बनाई और उस सूची को एक निश्चित कीमत के तहत बाजार में उतारा। यह निश्चित किया गया कि बाजार में उतरने वाली प्रत्येक वस्तु निर्धारित दामों से अधिक कीमत पर ना बिके। वाणिज्य रियासत या दिल्ली के बाजारों के महानिरीक्षक ने विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजारों के शहना नियुक्त किए। शहना एक कर्मचारी होता था जो कि वाणिज्य रियासत या दीवाने रियासत के अधीनस्थ कार्य करता था। प्रत्येक शहना को उसके बाजारों के लिए दरों की सूची मिलती थी और वे उन्हें लागू करते थे। बर्नी के अनुसार राज सिंहासन द्वारा स्वीकृत मूल्य सूची वाणिज्य मंत्रालय को दे दी गई। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण संबंधी आदेशों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड देने का प्रावधान किया और वाणिज्य मंत्री, जो कि दीवाने रियासत था, नाजिर याकूब ने उन्हें सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया। उसकी मान मर्यादा बढ़ाने की खातिर उसे साम्राज्य का मुहतासिब यानी कि सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष, जो कि बाजार में कठोर नियंत्रण का कार्य करता था, और नाजिर, जो कि नाप तौल का अधिकारी था, भी उसे नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण संबंधी आदेशों के उल्लंघन के लिए अन्य कई नियम बनाए और उन नियमों के कठोर पालन के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था की। वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था की, बाजार में वस्तुओं की कमी ना हो सके, प्रसारण में आई तकनीकी रुकावट के लिए हमें खेद है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से 2 मिनट का प्रसारण आप देख नहीं सके। हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बाजार में कम तोलने वाले व्यापारियों की। कम तोलने वाले व्यापारियों अथवा अधिक मूल्य पर विक्रय करने वाले व्यापारियों को कठोरतम दंड की व्यवस्था की गई थी। गुप्तचरों के द्वारा बाजार की पल प्रतिपल की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रखता था। अलाउद्दीन के कठोर नियंत्रण का प्रभाव यह पड़ा कि बाजार व्यवस्थित हो गया। अलाउद्दीन के समय का सस्तापन उतने महत्व की बात नहीं है जितना कि बाजार में निश्चित कीमतों की स्थिरता है। इसे उसके राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। कीमतें निश्चित करके सुल्तान ने अनाज का व्यापार और सरकारी अनाज विक्रयालय स्थापित किए।
यहाँ से जनता व दुकानदार अन्य आदि खरीद सकते थे। अनाज व्यापार में दो प्रकार के व्यापारी थे। दिल्ली में जिनकी स्थायी दुकानें थीं, दूसरा काफिले वाले व्यापारी जो नगर में अनाज लाते थे और उसे दुकानदारों और जनता को बेचते थे। अलाउद्दीन के नवीन आदेशों के फलस्वरूप व्यापारियों को अधिक मुनाफाखोरी का अवसर नहीं मिलता था। उत्पादन मूल्य उत्पादकों की लागत से बहुत ज्यादा नहीं होता था। व्यापारियों को बाजार के शहना के पास अपने नाम रजिस्टर्ड करवाने पड़ते थे। कुल मिलाकर के प्रक्रिया यह थी कि जो भी व्यापारी बाजार में अपना सामान बेचने का इच्छुक होता था, उसे दीवान रियासत के पास अपना नाम दर्ज करवाना होता था, उससे एक विशेष किस्म का आज्ञा पत्र लेना होता था और उसके बाद ही वो बाजार में अपनी वस्तुओं को बेच सकता था। बेचने के लिए उसे एक रेट लिस्ट दी गई थी, उसी रेट लिस्ट के हिसाब से उसे अपने वस्तुओं का विक्रय करना होता था। यदि कोई व्यापारी निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर कोई वस्तु विक्रय करता था तो उसके लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था थी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कम तोलने वाले व्यापारियों के शरीर का मांस काट करके उसकी भरपाई की जाती थी। तो व्यापारियों के मन में अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का इतना गहरा आतंक था कि वे निर्धारित कीमत से कम तो देते ही नहीं थे। वस्तुओं की कम तोलने के बारे में वो सोचते भी नहीं थे, बल्कि यथासंभव कोशिश ये करते थे कि जो वस्तु का मूल्य निर्धारित है उसी मूल्य पर वो वस्तु का विक्रय करें और जितनी मात्रा में उन्हें वस्तु प्रदान करनी है उससे अधिक वो वस्तु दे। वस्तुओं की आपूर्ति की भी उचित व्यवस्था बाजार नियंत्रण नीति में की गई थी। बाजार में वस्तुओं की कमी न हो, व्यापारियों को विक्रय हेतु वस्तुएं उपलब्ध हो सके तथा कृत्रिम अभाव, कालाबाजारी जैसी स्थिति उत्पन्न न हो सके, इसलिए अलाउद्दीन ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए। राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की पैदावार बढ़ाने की व्यवस्था की गई। जो वस्तुएं अन्य प्रदेशों से मंगाई जाती थीं, उन्हें मंगाने की उचित व्यवस्था भी की गई। जो वस्तुएं राज्य में उपलब्ध नहीं होती थीं, उन्हें विदेशों से मंगाने का भी प्रबंध किया गया। वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए बड़े बड़े गोदामों का भी निर्माण किया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने बाजार में वस्तुओं की पूर्ति की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार में वस्तुओं का अभाव नहीं होता था तथा मूल्य स्थिर रहते थे। कृत्रिम अभाव उत्पन्न ना हो सके, इसलिए भी उसने वस्तुओं की आपूर्ति की उचित व्यवस्था की और भ्रष्टाचार तथा कालाबाजारी को रोकने के पर्याप्त पुख्ता इंतजाम किए। अलाउद्दीन ने बाजार में वस्तुओं का उचित विवरण देते हुए उनके वितरण की भी उचित व्यवस्था की। आपूर्ति व्यवस्था के समान ही वितरण व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया। प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार उस क्षेत्र में माल उपलब्ध होता था। प्रत्येक व्यापारी को उतना ही माल दिया जाता था जितना कि उस दुकानदार के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होता था। उपभोक्ताओं को आज्ञा पत्र, एक प्रकार का लाइसेंस होता था, जाते थे, उसी के हिसाब से उसे वस्तुएं मिलती थी। आधुनिक राशन प्रणाली की तरह ही तत्कालीन समय में व्यापारियों को लाइसेंस दिए जाते थे, परमिट जारी किए जाते थे और उस परमिट के आधार पर ही व्यापारी बाजार में अपना माल बेचने के लिए लाते थे। प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दीवान रियासत के कार्यालय में लिखवाना पड़ता था। बाजारों का समुचित प्रबंध किया गया था। सुल्तान ने विभिन्न वस्तुओं के विक्रय के लिए पृथक पृथक बाजारों की व्यवस्था की एवं प्रत्येक वस्तु के मूल्य निर्धारित कर बाजारों में विक्रय के लिए उन्हें उपलब्ध भी करवाया। सक्षम बाजार की व्यवस्था कर उसने योग्य, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की। इस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवान रियासत कहलाता था। दीवान रियासत के अधीन प्रत्येक बाजार में शहनाह होते थे। शहनाह का कार्य बाजार की संपूर्ण व्यवस्था को देखना होता था। शहनाह के अधीन बरीद होते थे, घूम घूम कर बाजार के विषय में गुप्त रिपोर्ट तैयार करते थे, शहनाह को देते थे। शहनाह उस रिपोर्ट को दीवान रियासत को देता था, दीवान रियासत उसको सुल्तान को देता था। इसके अतिरिक्त गुप्तचरों के माध्यम से भी सुल्तान को बाजार की सूचनाएं पल पल मिलती रहती थी, जिसके आधार पर बाजार में सुल्तान का कठोर नियंत्रण रहता था। गलत सूचनाएं देने पर गुप्तचरों को भी कठोर दंड दिया जाता था। सुल्तान ने की ओर से भी पूरा ध्यान केंद्रित किया तथा समस्त व्यापारियों की सूची बनाकर उन्हें अनुमति पत्र प्रदान किए। व्यापारियों से इस आशय के लिखित प्रतिज्ञा पत्र भी लिए गए कि वे उपयुक्त समय पर
आवश्यक परिमाण में सामान लाकर नियंत्रित मूल्य पर उसकी बिक्री भी करेंगे। बाजार नियंत्रण नीति का मूल्यांकन करते समय हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के सकारात्मक पहलुओं पर भी दृष्टिपात करना होगा और उस नीति के नकारात्मक पहलुओं की भी चर्चा यहाँ पर करनी होगी। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति अनेक दृष्टियों से अनेक महत्वपूर्ण है। इस नीति से निम्नांकित लाभ हुए। मूल्यों में कमी होने से गरीब वर्ग को और गरीब जनता को विशेष लाभ हुआ कि उन्हें निर्धारित मूल्य से बहुत कम और सस्ते दामों पर प्रत्येक वस्तु सुलभ होने लगी। बाजार नियंत्रण नीति अपने उद्देश्यों में सफल रही। जितनी उम्मीद की गई थी उस उम्मीद से भी अधिक बाजार नियंत्रण नीति को सफलता मिली। जनता का जीवन पूर्व सुल्तानों के शासनकाल की तुलना में अत्यंत सुखमय हो गया, क्योंकि इन्हें प्रत्येक वस्तु बहुत कम मूल्य पर आसानी से सुलभ होती थी। कठोर नियंत्रण नीति के कारण बाजार में व्याप्त कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, अनियंत्रित मूल्य वृद्धि समाप्त हो गई और जमींदारों और बड़े व्यापारियों तथा अमीरों की शक्ति पर अंकुश लगाया जा सका। अलाउद्दीन ने बाजार में अनाज के पर्याप्त भंडार किए थे। अनाज के पर्याप्त भंडार होने से भीषण अकाल और दुर्भिक्ष की स्थिति में भी अन्न की कमी नहीं हुई, जिससे कि बाजार में मूल्य स्थिर रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात का पुख्ता इंतजाम किया था कि युद्ध के अवसर पर या फिर अकाल या दुर्भिक्ष के अवसर पर यदि बाजार में उत्पादन प्रभावित हो तो बाजार में पर्याप्त रूप से विभिन्न वस्तुओं के गोदाम बनाए जाएं और जनता को बहुत कम कीमत पर वे वस्तुएं सुलभ होती रहें। वितरण की समुचित व्यवस्था होने से और मूल्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण होने से बाजार में एक ऐसा वातावरण निर्मित हो सका जिसमें अलाउद्दीन के नीतिगत निर्णय से समस्त वस्तुएं नियंत्रित हो सकीं और अलाउद्दीन जैसा चाहता था बाजार को अपने हिसाब से संचालित करता रहा। विभिन्न इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी को एक महान राजनीतिक अर्थशास्त्री निरूपित किया है। बाजार नियंत्रण नीति की अच्छाइयों के साथ ही उसका मूल्यांकन करते समय हमें उसके नीतिगत प्रमुख दोषों पर भी चर्चा करना प्रासंगिक होगा। अलाउद्दीन की इस नीति से हिंदुओं का जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया, क्योंकि किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू होते थे और हिंदुओं पर जब कर 50% से अधिक लगाया गया तो उनका जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। कीमतें निर्धारित होने से वे अपना माल बाजार में निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर नहीं बेच पाते थे, जिसकी वजह से उन्हें उतना मुनाफा नहीं होता था जितना कि वे अपेक्षा रखते थे। अलाउद्दीन की इस नीति से किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, क्योंकि सस्ते मूल्य पर अनाज बेचने के कारण उनकी दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। इस नीति से व्यापार को भी अत्यधिक हानि हुई, क्योंकि मुनाफा कम होने से व्यापार करने में कोई भी प्रोत्साहित करने वाला तत्व नहीं रहा। व्यापारियों के मन में यह बात घर कर गई कि व्यापार करने से कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा और आर्थिक लाभ न होने से व्यापार में उनका रुझान या उनकी रुचि स्वतः ही कम हो गई। डॉक्टर शरण ने लिखा है कि अलाउद्दीन की यह नीति तर्कहीन, बनावटी एवं गलत थी। यह उन तमाम आर्थिक नियमों का उल्लंघन था जिन पर सरकार के हित आधारित होते हैं। कठोर दंड नीति जो बाजार में प्रचलन में थी, उसके कारण लोग व्यापार करने से भी घबराने लगे। छोटे से छोटे अपराध के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था ने व्यापारियों को बुरी तरह से आतंकित कर दिया। इस नीति ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को भी समाप्त कर दिया। बाजार तभी सफल हो सकता है जबकि उसमें कठोर प्रतिस्पर्धा हो। जहां प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाता है वहां पर बाजार दम तोड़ने लगता है। व्यापारियों के मन में अगर भय व्याप्त हो जाए तो वे उतने उत्साह के साथ काम कर सकेंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो दंड निर्धारित किए गए थे, जिसमें उनके शरीर का मांस काटने लेने जैसी बातें थीं या उनका अंग विच्छेद कर देने जैसी बातें थीं, वो इतनी कठोर थीं कि व्यापारी उससे बुरी तरह से घबराने लगे। और यही कारण था कि बाजार में व्यापारियों का सहयोग धीरे धीरे कम होने लगा। जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा, बाजार नियंत्रण नीति पूरी तरह से सफल रही। एक कठोर शासक की नीति तभी तक क्रियान्वित हो सकती है जब तक कि उनके ऊपर कठोरता हावी होती है, और जैसे ही उसका शिकंजा बाजार से हटता है, बाजार अपने आप दम तोड़ने लगता है।
जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा तब तक बाजार नियंत्रण नीति दिल्ली और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में पर्याप्त रूप से प्रभावशील रही। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही बाजार नियंत्रण नीति धीरे धीरे शिथिल होती गई और कुछ ही समय में मूल्य पहले के जैसे स्थापित हो गए। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति और बाजार नियंत्रण नीति न केवल बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि आने वाले समय में जब कभी भी इतिहास से जुड़ी हुई बातें की जाएंगी, अलाउद्दीन का यह चैप्टर समस्त विद्यार्थियों के लिए ताउम्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों से ये अपेक्षा है कि इस चैप्टर की प्रमुख बातों को ध्यान से पढ़ें और वे तमाम प्रश्न तैयार करें जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया जाएगा। जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक और अध्यापक वर्ग की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए भी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति और राजस्व नीति एक बहुत ही उपयोगी चैप्टर के रूप में उनकी सहायता करेगी। कुछ प्रश्नावली के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति क्या थी, इसकी विवेचना करना है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन करना है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के प्रमुख कारण क्या हैं, ये आपको तैयार करना चाहिए। विभिन्न तकनीकी शब्दावलियों पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उससे संबंधित टिप्पणियां भी इसमें पूछी जाती हैं। अनाज संबंधी वस्तुओं की विस्तृत तालिका इस चैप्टर में दी गई है, इन्हें आप कर सकते हैं। पशु एवं दासों के मूल्यों की तालिका दी गई है। कपड़ों एवं वस्तु दिए गए हैं। कर है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का समग्र मूल्यांकन जिसमें गुण और दोष भी दिए गए हैं, वो आप इसमें पूछ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नियंत्रण नीति और बाजार नियंत्रण नीति की प्रमुख बातों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थी जो सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं भारी तादाद में, मैं विद्यार्थियों से संबंधित प्रश्नों के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे अपने ही महाविद्यालय शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पन्ना के विद्यार्थियों की दिखाई पड़ रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विद्यार्थियों से कि वे अपने प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। मेरा नाम अन्नू चौधरी, मैं शासकीय महाविद्यालय पन्ना से बी थर्ड सेम की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण क्या पूरे देश में थी या दिल्ली तक ही सीमित थी? आपका नाम बताइए, आपका नाम एक बार बताइए। चौधरी। आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है अनु। मैंने जैसे आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा, बाजार नियंत्रण नीति जहां जहां खिलजी साम्राज्य था लगभग वहां जारी रही। विभिन्न इतिहासकारों में इस विषय में मतभेद हैं, लेकिन तत्कालीन इतिहासकार बर्नी ये कहता है कि इतने समूचे प्रदेश पर एक समान मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू करना अत्यंत दुष्कर कार्य था। बर्नी के अनुसार दिल्ली और उसके समीपवर्ती इलाकों में ही यह बाजार नियंत्रण नीति के मूल्य नियंत्रण नीति की व्यवस्था लागू की गई थी, क्योंकि पूरे साम्राज्य में एक साथ बाजार नियंत्रण नीति को लागू करना बहुत मुश्किल काम था। तो उचित यही प्रतीत होता है कि दिल्ली और उसका समीपवर्ती इलाका बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। लेकिन आधुनिक इतिहासकार जिसमें के.एस. लाल प्रमुख हैं, उनका यह कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक साम्राज्य में आधे जगह पर एक प्रकार के मूल्य प्रचलन में हो और आधे जगह पर दूसरे प्रकार के मूल्य प्रचलन में हो। इसलिए हमें समकालीन इतिहासकार और वर्तमान इतिहासकारों के दृष्टव्य को ध्यान में रख करके एक मिलीजुली नीति का निर्माण करना होगा। ये माना जा सकता है कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा, मूल्य नियंत्रण की यह व्यवस्था खिलजी साम्राज्य के अंतर्गत उन तमाम प्रदेशों में लागू की गई जहां जहां अलाउद्दीन खिलजी के शासन की सीमाएं थीं। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, चूंकि प्रशासनिक नियंत्रण शिथिल हो गया, तो संभव था कि यह दिल्ली और उसके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सिमट कर रह जाता। इन्हीं दोनों कथनों के बीच में से हमें अपनी निष्कर्ष को निकालना होगा।
यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने के पीछे जो कारण बताए थे, उसमें सबसे प्रमुख कारण था कि मंगोल आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निरंतर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। उन आक्रमणों का दृढ़ता से सामना करना बहुत आवश्यक था और उन आक्रमणों का सामना करने के लिए एक विशाल सेना को संगठित किया गया। बर्नी कहता है कि 4,75,000 घुड़सवार सैनिकों की सेना अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार की थी और 4,75,000 सैनिकों को काम पर लगाए रखना एक बहुत ही मुश्किल कार्य था और उन सैनिकों को नियमित रूप से वेतन देना उससे भी बड़ा दुष्कर कार्य था। दो बातें थी, या तो शासकीय कोष से उन सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाए या फिर राजकोष में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि निर्धारित वेतन में एक सैनिक न्यूनतम वेतन में अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इन तमाम बातों को दृष्टिगत रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को न्यूनतम वेतन में अधिकतम लाभ देने के लिए बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया। दूसरा, वह उन तमाम हिंदू जो व्यापारी थे और हिंदू किसान थे, उनके आर्थिक स्तर को भी कम करना चाहता था और उन पर अपना प्रभाव भी स्थापित करना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि किसी भी जमींदार, किसी भी किसान या किसी भी व्यापारी के पास में इतना धन, इतनी संपदा रहे कि वह उनके लिए विद्रोह का कारण बने। इसलिए उसने अपनी राजस्व नीति इस प्रकार से निर्धारित की कि उनके पर कतर दिए और उन्हें इतना गरीब कर दिया, इतना उनका शोषण किया कि वे अपनी उपज का 50% भाग राजकोष में देने के लिए तैयार हो गए। ये तमाम कारण जो थे वो आप अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है। मैं शासकीय महाविद्यालय पन्ना से हूँ और मेरा सर सवाल है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति थी, उसकी मृत्यु के पश्चात जारी थी या मृत्यु के पश्चात बंद हो गई थी? सर पूजा जी, अभी मैंने आपके प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है। मैंने अभी आपसे बात कही थी कि जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा उसकी बाजार नियंत्रण नीति जारी रही और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई बाजार नियंत्रण नीति धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगी क्योंकि उसका जो शिकंजा था पूरे साम्राज्य पर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा और वो बाजार नियंत्रण नीति जो पूरे साम्राज्य में स्थापित थी धीरे धीरे कम हो गई और अंततः केवल दिल्ली और उसके समीपवर्ती इलाकों तक ही वो सिमट कर रह गई और कुछ समय बाद उसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया। सर ये आगे तक मतलब ज्यादा लंबे समय तक बंद हो गई होगी, है ना सर? बिल्कुल पूजा, बिल्कुल स्पष्ट है कि 1296 से 1316 ईस्वी के बीच जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा उसने अपने पूरे साम्राज्य में इस नीति को दृढ़ता से लागू किया। व्यक्ति के मरने के साथ उसका शिकंजा स्वतः समाप्त हो जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तराधिकारी थे वे नितांत अयोग्य थे, अकर्मण्य थे और उनमें उस दृढ़ता और कठोरता का अभाव था जैसी कि एक कठोर प्रशासन चलाने के लिए आवश्यक होता है। तो स्वतः ही उनका नियंत्रण उस पूरे बाजार से जाता रहा और जब नियंत्रण जाता रहेगा तो स्वभावतः वो तमाम व्यवस्थाएं भी शिथिल पड़ जाएंगी जो एक बाजार में कठोरता के साथ लागू की गई थी। धन्यवाद सर। भारतीय इतिहास में जहां तक मध्यकालीन इतिहास की बात है, अलाउद्दीन को एक कुशल राजनीतिज्ञ तो कहा ही जाता है, लेकिन इससे भी अधिक एक अर्थशास्त्रीय राजनीतिज्ञ के रूप में उसकी पहचान बनाई जाती है। एक ऐसा शासक जिसे अपनी एक विशाल सेना को साम्राज्य विस्तार के लिए काम पर लगाए रखना था। एक ऐसा शासक जो ये चाहता था कि तुर्क सल्तनत और तुर्क सत्ता का प्रभाव समूचे हिंदुस्तान पर काबिज हो जाए। ऐसा शासक जो ये चाहता था कि मुस्लिम सत्ता पूरे भारत वर्ष पर प्रभावशाली सत्ता के रूप में उभर करके सामने आए। अपने पूर्व दिनों में उसने दक्षिण भारत में विजय का एक अभियान सोचा था और उस अभियान को मूर्त रूप में देने के लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। उस विशाल सेना को जब उसने साम्राज्य विस्तार में लगाया तो प्रभुता संपन्नता की महत्वाकांक्षा के साथ उन तमाम सैनिकों को नियमित वेतन देने की उसने योजना बनाई और नियमित वेतन देने के साथ ही साथ उसने समूचे बाजार को इस तरह से नियंत्रित किया कि पूरी सेनाओं को न्यूनतम वेतन में काम पर लगाए रख सका और पूरे बाजार को अपने द्वारा निर्धारित कीमतों के अनुसार उसने निर्धारित किया।
मेरे सामने बहुत सारे महाविद्यालयों के विद्यार्थी बैठे हुए हैं। मैं दूसरे महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी इस चर्चा में आमंत्रित करना चाहूँगा। खंडवा महाविद्यालय खंडवा के विद्यार्थी दिखाई पड़ रहे हैं, जबलपुर के विद्यार्थी हैं और भी दूसरे महाविद्यालयों के विद्यार्थी, भारी संख्या में पन्ना महाविद्यालय के विद्यार्थी। पीछे जो छात्र दिखाई पड़ रहे हैं उन छात्रों से भी अनुरोध है कि वे इस चर्चा में भाग लें। हेलो, कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, हाँ पूछिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं रानी दुर्गावती महाविद्यालय मंडला की स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण में जितनी भी वस्तुएं अवेलेबल थी, चाहे वो रेशम या खाने पीने और दूसरी जो सामग्रियां थी, वो बेसिकली उसी के एरिया में बनाई जाती थी या कहीं फॉरेन से भी मंगाई जाती थी, और अगर विदेशों से भी उसका। आप अपना नाम बताएं। मंडला से जो विद्यार्थी पूछ रहे हैं, आप अपना नाम बताएं। गाजिया गनी खान। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। यदि आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना हो तो विभिन्न किस्म के बाजारों की इसमें सूची दी गई है और बाजार में आपूर्ति किस प्रकार से की जाती थी इस बारे में भी मैंने पूर्व में बताया है। मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए उन पर फिर से दृष्टिपात करना चाहूंगा। 3 प्रकार के बाजार प्रचलन में थे। पहला अनाज और उससे संबंधित वस्तुओं का बाजार, दूसरा कपड़ा और उससे संबंधित वस्तुएं, और तीसरा पशु दास से संबंधित बाजार। बाजार में यथासंभव आपूर्ति की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। दिल्ली प्रदेश में जो वस्तुएं सहजता से उपलब्ध होती थीं, उनको पर्याप्त रूप से मंगा करके उनका संग्रह किया जाता था। जो वस्तुएं दिल्ली और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में उपलब्ध नहीं होती थीं और बाहरी इलाकों में उपलब्ध होती थीं, उन्हें पूर्व में ही उनका आयात कर दिया जाता था और उन्हें शासकीय गोदामों में संग्रहित कर दिया जाता था। जो वस्तुएं दिल्ली और उसके समीपवर्ती प्रदेशों के अलावा दूर दराज के प्रदेशों में उपलब्ध होती थीं, पहले ही उन वस्तुओं का आयात कर लिया जाता था और शासकीय गोदामों में उनका पर्याप्त संग्रहण किया जाता था और पश्चात में विद्यार्थियों को विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जाता था, जिसमें विक्रेताओं को विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जाता था और वो विक्रेता शासकीय गोदामों से वे वस्तुएं लोन पर प्राप्त करते थे और उसके पश्चात उन्हें उपलब्ध कराते थे। हेलो हेलो हेलो, हाँ पूछिए। कहां से बोल रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक पास करके बोलिए, माइक समीप ला करके बोलिए। बेटा माइक समीप ला करके बोलिए, माइक को नजदीक ला करके बोलिए। थोड़ा आगे आ जाइए, स्क्रीन के सामने आ जाइए, टीवी स्क्रीन के सामने आ जाइए। हेलो हाँ सर, जी। मैं पीजी कॉलेज पन्ना से बात कर रही हूँ, रागनी सिंह। हाँ रागनी पूछिए। मुगलों का आक्रमण के बारे में बता दीजिए सर। मुगलों का आक्रमण इस विषय से संबंधित नहीं है। आपने लेक्चर का टॉपिक देखा नहीं। मंगोलों। मैंने आपसे बताया बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य कारण ही मंगोलों के आक्रमणों से देश की सुरक्षा के लिए एक विशाल सेना का निर्माण करना था। मैंने शुरू में ही बताया है, मंगोलों के निरंतर आक्रमण भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर हो रहे थे। निरंतर होने वाले आक्रमणों से देश की सुरक्षा करना अलाउद्दीन खिलजी की पहली प्राथमिकता थी और मंगोलों के आक्रमण का उसने दृढ़ता से सामना भी किया। लेकिन लगातार हर वर्ष आक्रमणों का सामना करने के लिए उसे एक विशाल सेना का निर्माण करने की आवश्यकता थी। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि इतिहासकार बर्नी ने यह बताया कि उसकी सेना में 4,75,000 घुड़सवार सैनिक थे और इन 4,75,000 सैनिकों की सहायता से उसने मंगोलों का दृढ़ता से सामना किया और मंगोलों के आक्रमणों को नेस्तनाबूद कर दिया। और इसीलिए उसे इतनी विशाल सेना को निरंतर बनाए रखने के लिए, उन्हें निरंतर काम पे लगाए रखने के लिए बाजारों के नियंत्रण की आवश्यकता महसूस हुई। बाजारों का नियंत्रण करने के लिए 2 बातें थी। पहली बात
कि या तो उन्हें नियमित रूप से वेतन राजकोष से भुगतान किया जाए, जो कि नितांत असंभव था। दूसरी बात कि निर्धारित कम कीमत पर वो उसके सैनिक अपना भरण पोषण कर सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, इसलिए बाजारों में जो प्रचलन में मूल्य थे उन मूल्यों को इतना कम कर दिया जाए। तो उसने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बाजार की नीति का निर्माण किया और प्रत्येक वस्तु जो कि दैनिक रोजमर्रा की वस्तुएं थी उन्हें उनके दामों को इतना कम कर दिया गया कि प्रत्येक सैनिक न्यूनतम वेतन में अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सका। रागिनी, यहां पर मंगोल और मुगलों में बहुत अंतर है। मुगल 1526 में भारत में आए, हम बात कर रहे हैं 1296 से 1316 ईस्वी की। प्लीज उसे करेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने समय का एक ऐसा सुल्तान हुआ जिसने न केवल अपने साम्राज्यवाद की नीति का दृढ़ता से सामना किया और अपने आप को दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक घोषित करवाया, बल्कि उसने समूचे बाजार का ऐसा दृढ़ता से प्रबंध किया जो न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी ऐसा हुआ और न उसके बाद कभी हो सका। और वर्तमान में भी विश्व के प्रत्येक देश जो कि महंगाई की मार से बुरी तरह से ग्रसित हैं, ऐसी नीति का पालन करने में आज तक असफल रहे हैं। हाँ बेटा, पूछिए। हेलो सर, करी कर क्या है सर? अलाउद्दीन खिलजी की माइक सामने रखिए, माइक सामने रखिए। सर, अलाउद्दीन खिलजी के कर प्रणाली के समय कर ही कर चलाया गया, तो सर उसके बारे में। कर प्रणाली क्या पूछा आपने? कर प्रणाली के कर ही कर चलाया गया था, उसके बारे में। कर ही कर जो बताया गया है वो एक गौण कर था। यह स्पष्ट नहीं है कि वो आवास के लिए लिया जाता था या चरागाह के लिए लिया जाता था अथवा सिंचाई के लिए लिया जाता था। इतिहासकार फरिश्ता और बर्नी ने इसके बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है। उनका ये कहना है कि संभवतः यह गौण कर था, एक निग्लिजिबल कर था जिसके बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। एक गौण कर था। थैंक यू सर। हेलो सर। इट्स मी डॉक्टर नायक, प्रिंसिपल। सर प्रणाम सर। I would like to congratulate you to deliver such a fine and systematic lecture. Thank you sir, thank you sir. It's my pleasure. एक लास्ट प्रश्न, अंतिम 2 मिनट का समय। एक अंतिम प्रश्न विद्यार्थियों से। बेटा आवाज नहीं आ रही है, माइक सामने रख करके ऑन करिए उसको, माइक ऑन करके पूछिए। सर मेरा सवाल है कि सर आय के साधन में सरकार के अलावा और क्या थे सर? सरकार की आय के साधनों में जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, विभिन्न प्रकार के कर थे। जजिया, जकात, खम्स, खराज, उश्र जैसे कर थे। जजिया मैंने बताया था कि ये हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। जकात मुसलमान जनता से लिया जाने वाला कर था। खम्स लूट के माल का 4/5 हिस्सा था और उश्र एक प्रकार का भूमि कर था। खराज भी शासकीय भूमि पर लगाया जाने वाला कर था। इसके अलावा विभिन्न हिंदू जमींदार, हिंदू किसानों की संपत्ति को हड़प कर लिया गया। उपज का 50% हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था और उन तमाम साधनों से जितने भी संपन्न और अमीर लोग थे उनकी आय को कम करके उन्हें गरीब बनाने का प्रयास किया गया ताकि राजकोष भरा पूरा रहे और राजकोष से 4,75,000 घुड़सवार सैनिकों को वेतन दिया जा सके और कम कीमत पर, निर्धारित कीमत पर एक विशाल सेना को साम्राज्य विस्तार के लिए लगाया जा सके। और अलाउद्दीन खिलजी का समग्र मूल्यांकन करते समय ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि उसने अपने घोषित नीति और घोषित उद्देश्यों में 100% सफलता प्राप्त की। आप सभी ने बहुत तन्मयता के साथ सक्रिय चर्चा में भाग लिया। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। विशेष रूप से हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर TR नायक साहब, जिन्होंने स्वयं उपस्थित होकर के विद्यार्थियों का और मेरा हौसला बढ़ाया। आदरणीय पटेल साहब, विभिन्न महाविद्यालयों में जो सम्मानित प्राध्यापक गण बैठे हुए हैं और तमाम संख्या में विद्यार्थी जो सक्रिय रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी ने इस महत्वपूर्ण विषय पर इस व्याख्यान को ध्यान से सुना। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं पुनः डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इन शब्दों के साथ कि कल
इसी समय एक और महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा होगी। कृपया तैयारी करके आएं। सल्तनत कालीन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि पहले से चूंकि आपको टॉपिक बता दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ें और जब इस चर्चा में आप भाग लें तो ऐसा लगना चाहिए कि आप स्नातक के या स्नातकोत्तर के विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।